आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने जब बदला लिया और एयर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। पाकिस्तान ने गुरुवार रात भारत पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर अमृतसर, पठानकोट और जैसलमेर तक दुश्मन की नजर हर एक जगह पर थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन के आगे वे टिक नहीं सका और उसे मुंह की खानी पड़ी। लद्दाख, जम्मू से लेकर भुज तक भारत के दर्जनों शहरों पर पाकिस्तान ने हमास स्टाइल में हवाई हमले किए, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। भारत के निर्दोष निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की सभी मिसाइल, सरवान और कामिकाजी ड्रोन्स को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान के 8 मिसाइल और 50 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान की एयर डिफेंस से ध्वस्त कर भारत ने दुश्मन के 2 F-16, 2 JF-17 और 1 एयर कमांड कंट्रोल अवाक्स को मार गिराया। पाकिस्तान को 1971 और 1999 से भी ज्यादा बड़ा नुकसान इस वक्त भारत पहुंचा चुका है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के 3 पायलटों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको, जबकि बाकियों की तलाश भी अभी तक जारी है। पाकिस्तानी डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने 2 AJ-17, 2 JF-17 मार गिराए जाने की बात स्वीकार की है। बता दें आपको, भारतीय नौसेना ने कराची, वायुसेना और थल सेना ने जवाबी हमले करते हुए इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में भारी तबाही मचाई है। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने लाहौर, सियालकोट समेत कई शहरों पर ड्रोन से अटैक किया है। भारत के अटैक में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तान पर केवल आसमान ही नहीं बल्कि समंदर से भी कहर बरपाया जा रहा है। बता दें आपको कि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया है। इंडियन नेवी ने समुद्री हमले में कराची पोर्ट पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। बताया ये भी जा रहा है कि इन हमलों में कराची बंदरगाह पूरी तरह से तबाह हो गया है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान से बढ़ते तनाव को देखते हुए INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर रखा था। उधर पाकिस्तान चारों तरफ घिर गया है। बलूचिस्तान से एक बड़े हिस्से पर BLA के कब्जे करने का दावा भी किया जा रहा है। BLA ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज चौकियां छोड़कर भाग गई है। खास बात यह भी है कि PM मोदी रात भर हालात की जानकारी लेते रहे। PM मोदी और NSA अजीत डोभाल ने पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। इसमें वर्तमान हालात की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा भारत अब आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इस रणनीति के तहत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए गए ऋण की समीक्षा करने को कहा है। उधर भारत की कूटनीति भी जारी रखी गई है। भारत ने अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों से बात की है। सभी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री JD वेंस ने कहा है कि भारत को आतंकियों के खिलाफ हमलों से नहीं रोका जा सकता। वेंस ने पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की है, जिसमें कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे। वहीं UN ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ा और भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाइयों को करने से, उसे रोकने से इनकार कर दिया।
और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्नल अभय स्वरूप जी है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका। और हमारे साथ राजीव शर्मा जी जुड़ गए हैं, इनपुट हेड हैं। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे रुक कर लेते हैं कर्नल साहब का। कर्नल साहब, किस तरह से इस सिचुएशन को आप देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के, चौतरफा घिरता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। चाहे थल की बात करें, चाहे वायु की बात करें, चाहे नभ की बात करें, हर ओर से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं इस वक्त? धन्यवाद, आपने मुझको चैनल पे बुलाया जी। भारत एक शांति प्रिय देश है जो सत्यमेव जयते के लोटों पे चलता है। आज वो परिस्थितियां पैदा करी हैं, पाकिस्तान ने खुद करी हैं। आतंकियों को भेज के यहाँ पे 26 मासूम लोगों की जान ली, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबने बताया। आपने बड़ा ब्रीफली की संक्षिप्त में बहुत अच्छे से बता दिया है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा, अब भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। मतलब भारत एक स्टेबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारत के पास बहुत ही मजबूत फौज है, जिसमें नेवी और एयरफोर्स इंक्लूडेड है। तो इस तरह का दुस्साह जो पाकिस्तान ने किया है, उसमें ये बहुत बुरी तरह मुंह की खाएगा। इसका इतिहास भी ऐसा ही रहा है। आपको 65 का ध्यान होगा, 71 का ध्यान होगा, कारगिल का ध्यान होगा। उस समय भी इसने माफी मांगी और अपने हाथ जोड़े, और उसके बाद जो पूरी दुनिया के सामने नतमस्तक हुआ भारत के लिए। अभी भी वही स्थिति कुछ समय के बाद आप देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेनाएं पुरजोर मजबूती के साथ पाकिस्तान के पर से उड़ा दें और भारत विजयी होके निकल के आएगा। ठीक है। राजीव, देखिए अभी जो हालात बने हुए, पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से पर बीएलए के कब्जे करने का दावा भी किया जा रहा है। मतलब न सिर्फ भारत की तरफ से ही हमले किए जा रहे हैं, उसको जवाबी कार्रवाई की जा रही है, बल्कि खुद इंटरनल भी उलझा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी प्रॉब्लम ये है, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो भी सियासी क़यादत है, वो किसी एक नेशन के खिलाफ नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और चूंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हम अब बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं दुनिया की, तो हमें बहुत सारे कदम जो है वो सोच समझ के उठाने होते हैं। बीएलए ने पाकिस्तान के 1/3 हिस्से पे कब्जा करने का दावा किया है। बीएलए ने वहाँ पश्तून भी पाकिस्तान के खिलाफ, पश्तून भी इनका कहते हैं कि जो ऊपर वाला पाटा का हिस्सा है वो हमारा है, और उसमें भी उन्होंने बहुत सारी जगह अपना कब्जा कर लिया है। इधर भारत से पंगा लेकर के आसिम मुनीर ने बहुत गलत किया है। गलत इस दृष्टि से क्या है कि उन्होंने पहले भारत को जो एक बयान दिया था कि वो हिंदू हमसे अलग हैं, हम सुपीरियर हैं हिंदू से, उनका सीधा जो मकसद था वो भारत को टारगेट करना था। उन्होंने किया भी, और उन्होंने कहा था कि गजवाई हिंद हमारा मकसद है, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान बना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। तो कोई भी जनरल किसी भी देश का आपको ऐसे बयान नहीं लिखा है। ठीक है, सबकी अपनी आस्थाएं होती है, भावनाएं होती है, और नारे भी लगाए जाते हैं, लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से कहीं किसी चीज को किसी जलसे को संबोधित करते हैं तो आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी होती है। जब आप एक चीफ आर्मी चीफ, तो ये का मकसद केवल भारत से पंगा लेना था, और इसकी भी मजबूरी है। एक्चुअली अभी तक 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में वही सरवाइव कर पाया है जिसने भारत का विरोध किया है। भारत के विरोध के अलावा वहाँ कोई सरवाइव कर ही नहीं पाता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मुझे लगता है ये 4थी बार वहाँ मार्शल लगने की तैयारी हो रही है, अगर मेरे सोर्सेस ठीक हैं तो। क्योंकि वहाँ पर जो कोई भी सत्ता है, जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, वो 3 साल से ज्यादा वो कुर्सी पर रह नहीं पाया है। और यहाँ भी इमरान खान 3 साल करने वाले थे, तभी इसको हटा दिया गया। अब इसने आसिम मुनीर ने ये देखा कि इस समय
जो भीतरी स्थिति है पाकिस्तान की वो बहुत खराब हो चुकी है। जी। आर्थिक रूप से ये बदहाल है। बहुत सारे सेक्ट हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। वह बरेलवी और देवबंदी लड़ रहे हैं, सलाफी अपना अलग लड़ रहे हैं, अहमदियों का अलग वहाँ चल रहा है, शिया सुन्नी का अलग चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे झंझट है जो पाकिस्तान के भीतर चल रहे हैं। आसिम मुनीर ने सोचा कि पाकिस्तान सारे लोगों को भारत की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, भारत का विरोध का नारा दे देते हैं, सारे लोग एक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पश्तून ने तो खुलेआम बगावत कर रखी है। पश्तूनों के जो मौलाना है वो मस्जिदों से और अपने आस्थानों से बैठ करके नारे लगा रहे हैं कि अगर भारत जंग करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ेंगे, हम भारत के साथ लड़ेंगे, और ऐसा कुछ होता भी दिखाई दे रहा। तो इस समय अच्छा, इसके बाद में अभी इन्होंने 6-7 तारीख को हमला कर दिया। 6-7 तारीख के बाद में कल रात इन्होंने 8:20 पे हमला किया। भारत से उन्हें इस तरीके के रिटेलिएशन की उम्मीद नहीं थी। वो रिटेलिएशन उन्हें मिल रहा है, तो अब वो फंस चुके हैं बुरी तरीके से। और कर्नल साहब ने सही कहा कि एक बार फिर ये माफी मांग के यहाँ से निकलेंगे। ठीक है कर्नल साहब, लेकिन देखिए हीरो कौन रहा? सुदर्शन चक्र जिसे कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि S-400 ने जिस तरह से भारत की सुरक्षा में कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई। हालांकि देखिए ऐसे मशीनों को चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है, और जिस तरह से सेना ने हमारे काम किया है वो भी काबिले तारीफ है, जिस तरह से उसे ऑपरेट किया गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए ये जो रूस की तरफ से उस वक्त डील की गई थी जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री हुआ करते थे, हालांकि उस वक्त अमेरिका ने काफ़ी इसका विरोध भी किया था। अब सवाल ये भी है कि उस डील का इतना बड़ा फ़ायदा इस वक्त मिलेगा, ये कभी सोचा भी होगा इस तरह की सिचुएशन के लिए इसका? और एक सवाल मेरा ये भी है सर कि क्या इस पूरे युद्ध के पीछे भी, या इस तरह के जो हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, इसके पीछे क्या अमेरिका का भी कुछ हाथ हो सकता है उकसाने का, कि वो देखना चाहता था कि S-400 की क्या ताकत है? पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हम थोड़ा पुराना अपना इतिहास देखें, हाँ, तो बॉफर्स, S-400, राफेल, ये जो भी इक्विपमेंट बड़े खरीदे जाते हैं उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग रही होती है, थिंकिंग रही होती है। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट जो फौज का, फोर्सेस का होता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। कई बार उसका एक राजनीतिकरण किया जाता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ये तीनों चीजें जो खरीदी गई, जिसका मैंने आपके सामने शेयर किया, ये तीनों देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बॉफर्स जो थी जब कारगिल का वॉर हुआ था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। S-400 का अभी आप देख रहे हैं, राफेल का आप देख चुके हैं, और भी इंडिया ने अभी राफेल के लिए रिक्वायरमेंट अपना प्लेस किया है। तो ये सब जो भी इक्विपमेंट किए जाते हैं उसके पीछे बहुत एक डीप थिंकिंग होती है। ये नहीं होता कि आज सुबह उठे और मन आया और कहीं गए और खरीद लिया, बहुत पुरानी थिंकिंग होती है। मेरा नहीं मानना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से S-400 को चेक करने के लिए ये कराया है। मैं इस आपकी बात से पूरी तरह मैं सहमत नहीं। ठीक है, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है। देखिए राजीव जी, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि देखिए ये भी कहा गया है कि हर तरफ से पाकिस्तान को, क्योंकि ये दिखाना है कि आतंकवाद का अगर आप सपोर्ट करोगे तो कोई देश आपका साथ नहीं देगा। हर किसी ने अपने हाथ खींच लिए, अमेरिका ने मना कर दिया, हर देश भारत के साथ फिलहाल खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। टर्की ने भले ही कुछ समर्थन दिया हो, लेकिन इसके साथ साथ अब भारत ये दिखा रहा है कि आप चौतरफा घिर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए ऋणों की समीक्षा करने को भी भारत ने कहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं राजीव जी? देखिए, कल ये मीटिंग होने वाली है और भारत ने काफी पहले अपने तरह के पाबंद अपना प्रतिवेदन लगा दिया है कि आप जो भी कोई ऋण देने दे रहे हैं तो उससे पहले पुराने वाले ऋणों की आप समीक्षा कर लीजिए। आपने जो पैसा दिया है और जिस काम के लिए पैसा दिया है, क्या वो पूरा हुआ है? क्या वो पैसा उन्हीं कामों के लिए, उन्हीं परियोजनाओं के लिए लगाया गया? क्योंकि ये जितने भी आतंकवाद है इतना पैसे के नहीं चलता है। और पाकिस्तान हमेशा IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, अमेरिका से और भी लोगों से जो पैसा लेता है उसका एक हिस्सा वो लगा देते हैं आतंकवाद में,
और दूसरा हिस्सा जो होता है पाकिस्तान जनरल अपनी पॉकेट्स में भर लेते हैं। तो भारत ने इसी बात की आशंका जाहिर करते हुए ये वहां अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और कल इसकी मीटिंग होने वाली है। अब आप देखिए कि अमेरिका का रुख जो है वो पाकिस्तान के फेवर में दिखाई नहीं दे, केवल अमेरिका ही नहीं, पूरी तरीके से चीन भी पाकिस्तान के फेवर में दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां बात टर्की की आपने कही है, तो टर्की ने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भेजे हैं, लेकिन खुल करके कि वो साहब नहीं, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान ऐसा बयान उसकी तरफ से भी नहीं आया है। अब देखिए ये जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ये इसमें होता कुछ है, बताया कुछ जाता है और दिखाया कुछ और जाता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब कल की मीटिंग क्या होता है, भारत की जो आपत्ति दर्ज कराई गई है उसमें कितने लोग साथ में आते हैं ये उस वक्त पता चलेगा। लेकिन आज तक की जो स्थिति है उसमें अमेरिका तो बिल्कुल भी साथ नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक अभी आपने कर्नल अवैध स्वरूप से सवाल किया था कि क्या अमेरिका ने S-400 को चेक करने के लिए ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और भारत कोई ऐसा वैसा देश नहीं है कि जिससे वो अमेरिका के चढ़ाई में आ जाएगा और S-400 टेस्ट कर लेगा अपना पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिका ने, जब आपको याद होगा, जब गलवान का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने सब कुछ कहा था कि हम आपको इक्विपमेंट भी देंगे, हम आपको ये भी देंगे, हम आपको, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि वहाँ फौजें आ सकती हैं आपके साथ लड़ने के लिए। लेकिन भारत ने अमेरिका का एक भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। भारत ने कहा कि ये दो देशों का मामला है, चीन का और हमारा मामला है, हम इसको निपटा लेंगे। इसी तरीके से भारत पाकिस्तान के मसले पर हमेशा भारत ये कहता रहा है कि इसको हम अपने आप निपटा लेंगे, हम सक्षम है अपने आप निपटाने में इसे। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक दिन पहले ही कहा है कि अगर जरूरत हो तो मैं मध्यस्थता कर सकता हूँ। भारत ने साफ कहा दो ग्रुप में कि नहीं साहब, हमें आपकी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, इस मामले को हम खुद निपटा लेंगे। तो ये जब मध्यस्थ राजी नहीं हो सकता है तो S-400 को चेक करने के लिए होगा, ये बात समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी। जी नहीं, हाँ ठीक है। सर, कर्नल साहब, कितना चैलेंजिंग होता है सर सटीक उस अपने ऑब्जेक्ट पे ही निशाना लगाना, जो आपने सोचा, जो आपने चाहा, बिल्कुल उसी बिल्डिंग पे निशाना लगाना। क्योंकि हमने देखा इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, सटीक वो बिल्डिंग जिस पर निशाना लगाना था उसी पर लगाया, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। सर, कितना चैलेंजिंग होता है सेना के लिए? उसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, और उससे भी बड़ी चीज है उस टेक्नोलॉजी के पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो ट्रेनिंग उनको दी जाती है। कई बार बहुत से हमारे देशवासी और लोग पूछते हैं कि भारतीय फौज शांति के समय क्या करती है। तो आज जो आप देख रहे हैं कि प्रिसाइज जो आपने एक बात कही डिसीजन का, ये केवल जो ट्रेनिंग का इफेक्ट है, ये वो आ रहा है कि हम पूरी तरह से ट्रेंड हैं, हमें पता है हमारे हथियार की खासियत क्या है, उसकी खसूसियत क्या है, सो दैट हम उसका बहुत इफेक्टिवली यूज करें जब रिक्वायरमेंट आए। ऐसा नहीं होता कि जिस समय लड़ाई होती है उस समय हम तैयारी करनी शुरू करते हैं, जो पीस टाइम होता है उस समय हम तैयारी कर रहे होते हैं, कोई आराम से नहीं बैठे होते। तो जो मैंने आपसे बात कही, दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड है आज की तारीख में पाकिस्तान की हैसियत जानता है कि ये टेररिस्ट एक रेडिकल मुल्क बन के रह गया है। इसकी अपना कोई वजूद नहीं है, ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनके पास इकोनॉमी है। ये केवल भीख मांग के काम अपना चला रहे हैं, और उस पे भी इनके तेवर उल्टे सीधे हैं, और टेररिज्म इनके जो है एक तरीके से इनकी इंडस्ट्री लग गई है, और उसका खमियाजा अब और आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़े। इसे अघोषित युद्ध कहा जा सकता है क्या कर्नल साहब? हम लोग अघोषित युद्ध तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है, बट पाकिस्तान उसकी तरफ अग्रसर होने की कोशिश कर रहा है। भारत में बहुत मैच्योरिटी के साथ और बहुत ही सोच समझ के स्टेप्स उठा रहा है। हमारी जो लीडरशिप, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, बहुत सोच समझ के कैलिब्रेटेड तरीके से स्टेप्स उठा रही है। सर, एक एयर कमांड कंट्रोल को भी मार गिराया, जिसे अवाक्स कहा जा रहा था।
दो F-16 अभी तक जो खबरें निकल के सामने आई है, जो 2 JF-17, ये कितनी बड़ी कामयाबी थी? ये सब बहुत बड़ी कामयाबी है। एवेक्स जो है एक तरीके से आंख और कान होता है किसी भी फोर्सेस के लिए। हाँ हाँ। बहुत हमारे पास चीजें होती हैं जिससे हम अपने घर में बैठ के दुश्मन को आंख तक लगे हैं उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर लेते हैं। तो ये जिसका आपने जिक्र किया, ये भी एक उस तरह का प्लेटफॉर्म था जिससे पाकिस्तान हमारे अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, जिसको गिरा दिया गया या जो भी आपने बात बताई है। और ये इस तरह से लड़ाई में सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है इंडियन आर्मी के लिए। और मेरे को एक चीज और भी लगती है कि पाकिस्तान आर्मी ने ये जो किया है कार्रवाई, वो इस मारे कि उनकी अपनी आइडेंटिटी वहाँ खत्म हो रही थी। जब आपने इमरान खान का भी देखा होगा किस तरीके से वहाँ के आवाम जो है वो आर्मी हाउस में घुस के उन्होंने तोड़ फोड़ करी, तो वहाँ की जो इंडियन पाकिस्तान आर्मी की जो एक इज्जत और प्रेस्टीज थी बहुत ही लो एप पे पहुंच गई थी। उसको रिस्टोर करने के लिए ये जो कदम उठाया है, मेरे को लगता है ये भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। जी, अभी ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने 3 पायलटों को गिरफ्तार किया है सर, अभी कुछ की तलाश जारी है। मैं इस बारे में सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, मैं केवल उसी चीज को अधिकृत मानता हूँ जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन ब्रीफिंग में आता है। राजीव कुछ कहना चाह रहे? राजीव कोई कमेंटिंग करना? ठीक है सर, ठीक है राजीव। नया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्नल साहब का ये क्षेत्र नहीं, एक क्षेत्र मेरा है, मैं इसमें तुम्हें बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसमें एक्चुअली ये खबरें आ रही हैं कि कहीं कहा जा रहा है कि 3 पायलट अरेस्ट कर लिए गए हैं, कहीं कहा जा रहा है कि 2 पायलट अरेस्ट हैं, बाकी का पता नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, 2 का कंफर्म है, बाकी का अभी पता नहीं चल रहा है कितने पायलट है। एक जैसलमेर में अरेस्ट किया गया, एक अरेस्ट किया गया। एक्चुअली जो F-16 है, F-16 जो है 2 सीटर होता है। अब अगर एक F-16 गिरा है तो इसका मतलब है 2 पायलट होने चाहिए, और उसमें से एक पायलट अगर अरेस्ट हुआ है तो दूसरा पायलट कहीं ना कहीं होगा। तो उसकी खोजबीन चल रही है, हो सकता है कुछ ज्यादा इंजरी लगी हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब ये लोग इजेक्ट करते हैं उससे, तो गिरते समय कभी सर के बल गिर जाते हैं, कभी नाक के बल गिर जाते हैं, इंजरी ज्यादा हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कहाँ गिरे हैं, गड्ढे में गिरे हैं या पेड़ पर कहीं लटके हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनका कहीं पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। दूसरी चीज आपने एक और पूछा था पाकिस्तान के बारे में, युद्ध के बारे में, कर्नल अभय सिंह, उस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो हैं, वी आर एट वॉर विद टेररिस्ट। हम किसी सॉवरेन कंट्री के खिलाफ घोषित रूप से युद्ध में नहीं है। ये बहुत विचित्र स्थिति है। हम युद्ध कर रहे हैं लेकिन हम आतंकियों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, भले से वो आतंकी आसम मुनीर क्यों ना हो। तो जब तक पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की सियासतों या भारत सरकार इस बात को घोषित ना करे कि हम युद्ध में चले गए हैं, तब तक हम किसी राष्ट्र के साथ युद्ध में नहीं है। भले ही पाकिस्तान अपनी आर्मी इस्तेमाल कर रही है, भले ही पाकिस्तान अपना एयरफोर्स इस्तेमाल कर रहा है, ये होने के बावजूद अभी तक हमारी जो है वो आतंकियों के खिलाफ है, और हम आतंकियों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खात्मे के लिए है। ठीक है, एक खबर राजीव ये भी आ रही है, उसको भी आप बताइए कितनी सही है कितनी गलत है, कि साइबर अटैक की भी कोशिश अब पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हजारों साइबर अटैक किए जा चुके हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी टेक्नोलॉजी की ये गुणवत्ता है, या जो हमारे जो साइबर इंजीनियर्स हैं वो इतने ज्यादा परफेक्ट हैं कि पाकिस्तान के जो अटैक हो रहे हैं, साइबर अटैक, उनको सबको वो हराते जा रहे हैं। उन लोगों को पाकिस्तानी हैकर्स बहुत दिनों से लगे हुए हैं। अभी एक जो इंडियन थिंक टैंक था उसके वेबसाइट को हैक कर लिया था। तो एक दिन में हजार साइबर अटैक हो रहे हैं। यही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती,
युद्ध केवल एक तरीके से नहीं लड़ा जाता, अब हाइब्रिड युद्ध लड़े जाते हैं, अब टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़े जाते हैं, अब साइबर युद्ध लड़े जाते हैं, और ये साइबर युद्ध लगातार चल रहे हैं। हजारों अटैक रोज हो रहे हैं। जी जी तो जी, ये तो हम लोगों की सिक्योरिटी है, हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है, ये तैयारी है, बहुत ज्यादा- ये तैयारी है राजीव, इसे तैयारी कही जा सकती है। जो 10 दिन का वक्त हमने लिया उसमें भरपूर तैयारी की और अपने आप को इतना तैयार कर लिया कि फिर किसी भी तरह की कोशिश पाकिस्तान कर ले या पाकिस्तान में बैठे वो आतंकी कर ले, लेकिन भारत को नहीं आप झुका सकते, क्योंकि भारत सच्चाई के साथ है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।